Dear students, welcome once again in EPOF Academy. Today we are going to discuss relationship between normality and molarity. Here normality is denoted by capital N and molarity is represented by capital M. तो बच्चों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंट वेज टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो जैसे कि हमको पता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में एक कॉमन है कि दोनों ही हम लोग यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मोलैरिटी equals to number of moles of solute upon volume of solution in liter, and normality is represented by a ratio of number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liter। तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन ये है कि बोथ आर रिप्रेजेंटेड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। नाउ in place of number of moles we can write number of moles of solute हम लोग निकाल सकते हैं in terms of in case of molarity which is equals to number of moles equal to mass of solute upon molar mass of solute upon में आ जाएगा volume of solution in liter। now in case of normality, number of gram equivalent can be represented as mass of solute upon equivalent mass upon volume of solution in liter। So this is a फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब यहाँ पे बात आती है मोलैरिटी इज सफिशिएंट बट इन नॉर्मेलिटी देर इज़ वन एक्स्ट्रा स्टेप। व्हाट इज स्टेप? इक्विवेलेंट मास। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इक्विवेलेंट मास हम लोग फाइंड करते हैं इसके, यानी कि एक स्टेप ज़्यादा रहता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू मोलैरिटी। अब हम सिंपली इन दोनों को रिलेट करेंगे बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू में क्या है 1 अपॉन मोलर मास। ठीक है, दिस इज मोलैरिटी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे, नॉर्मेलिटी हमारा हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं जो फर्स्ट टर्म है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर, बोथ आर सेम। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों ही क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट? ग्राम पर लीटर। तो हम इसके रिस्पेक्ट में दोनों को लिख देंगे, यानी कि हम यहाँ पे ग्राम पर लीटर विच इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। अभी क्या हो जाएगा? दिस इज अ स्ट्रेंथ,
तो ये हो जाएगा मोलैरिटी इंटू मोलर मास, मोलैरिटी इंटू मोलर मास, और किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेंथ, दिस इज स्ट्रेंथ, दैट इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्वलेंट मास, नॉर्मेलिटी इंटू इक्वलेंट मास। तो यहाँ से हम लोग रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, यानी कि फ्रॉम हियर, ओके। तो यहाँ से हम लोग रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ रब कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, मोलैरिटी इंटू मोलर मास इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्वलेंट मास। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी के टर्म में अगर लिखना चाहें तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा मोलैरिटी इंटू मोलर मास अपॉन में क्या आ जाएगा, इक्वलेंट मास, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास अपॉन इक्वलेंट मास। अब हम थोड़ा सा और इसको डिराइव करते हैं। जैसे कि हमको मालूम है कि हम लोग यहाँ पे एसिड और बेस की बात करते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं इक्वलेंट मास ऑफ एसिड, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन एसिड का क्या होता है, बेसिसिटी, ओके। सिमिलरली इक्वलेंट मास ऑफ बेस, इसका हो जाएगा मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। तो हम ये दोनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रेशियो है मोलर मास अपॉन इक्वलेंट मास। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर हम इक्वलेंट मास को राइट साइड ले जाएं तो हमको मिल जाएगा मोलर मास अपॉन इक्वलेंट मास, और बेसिसिटी लेफ्ट साइड आ जाएगा, यानी कि वी कैन से दैट मोलर मास अपॉन इक्वलेंट मास इक्वल्स टू बेसिसिटी। सिमिलरली हियर ऑल्सो द रेशियो ऑफ मोलर मास अपॉन इक्वलेंट मास इक्वल्स टू एसिडिटी। सो इन टर्म्स ऑफ दिस वी कैन राइट basicity or acidity. So this is a relationship, means normality equals to molarity into basicity or normality equals to molarity into acidity. Okay, this is a simple relationship between normality and molarity in terms of acidity and basicity. अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, बोथ आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर, यानी कि both are depend on volume. If it is depend on volume, that means it is also depend on temperature, also temperature dependent, okay. But in case of molality, that is small m, and mole fraction, that is small x, this is called molality and this is called mole fraction. अब इन दोनों में क्या होता है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन में ये दोनों वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं होते हैं, बोथ आर डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सॉल्यूट, ओके, मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. That means when it is not dependent on mass, so it doesn't depend upon temperature. Not temperature dependent. Simply write temperature dependent. So this is a point which we have to note it. Means molarity and normality are temperature dependent, while molality and mole fraction is not. Okay. So this is a simple introduction about molarity and normality and its relationship. बच्चों नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस लिक्विड सॉल्यूशन. जैसे कि हमको पता है सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट
प्लस सॉल्वेंट। नाउ ये सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन कब कहलाएगा या आप बोलेंगे, तो इसके लिए सॉल्वेंट हमारा होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में। When the solvent is in liquid form, then the solution is called liquid solution. अब liquid solution means, liquid solvent means the solvent may be aqueous or non-aqueous. Aqueous भी हो सकता है, non-aqueous. Aqueous का मतलब है यहाँ पे liquid हम लोग water यूज़ कर रहे हैं. Non-aqueous means other than water such as benzene, ether. अच्छा, अब बात आती है कि लिक्विड सॉल्यूशन फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा या टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कितने हैं, तो वो डिपेंड करता है सॉल्यूट पे। अब सॉल्यूट का जो स्टेट होगी, इट मे बी अ सॉलिड स्टेट, इट मे बी अ गैसियस स्टेट और इट मे बी अ लिक्विड स्टेट। तो सॉल्यूट की जो स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो बताएगी कि लिक्विड सॉल्यूशन हमारे 3 टाइप्स के हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट टाइप जो हो जाएगा उसको बोलेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सेकेंड टाइप जो होगा वो हो जाएगा गैस लिक्विड सॉल्यूशन एंड द थर्ड टाइप इज कॉल्ड लिक्विड 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 सॉल्यूशन। तो इस तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन हमारे 3 टाइप्स के हो जाएंगे, दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। इन लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट मस्ट बी लिक्विड, इट मे बी एक्वस और नॉन एक्वस। अब यहाँ पे एग्जांपल भी ले सकते हैं। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है सुगर सॉल्यूशन या NaCl सॉल्यूशन। व्हेन वी ऐड NaCl इनटू वाटर then it becomes solid liquid solution. Gas liquid solution, when we add CO2 in water, it becomes gas liquid solution. Or liquid liquid solution, when we add ethanol in water, then this example of liquid liquid solution. So mainly इस चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे वो लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे और वो भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन एंड लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जाते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो बच्चों फर्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर प्लस वाटर मीन्स वाटर इज solvent and sugar is solute। तो यहाँ पे हम लोग एक बीकर ले लेते हैं और इन अ बीकर वी पुट वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे शुगर को हम लोग मिक्स करेंगे और यहाँ पे एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे शुगर को जब हम लोग ऐड करते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो इस मेथड को, इस प्रोसीजर को बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर। ओके, दिस इज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर। नाउ अब बात आती है कि हमको शुगर कितना डिज़ोल्व करना है। वो डिपेंड करता है कि हमको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है। तो सपोज़ हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर डिज़ोल्व किया, तो डिज़ोल्व हो जाएगा, हमको थोड़ा सा स्टीयरिंग करना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून तो डिज़ोल्व हो गई, लेकिन अगर हमको 2, 3 या और ज़्यादा टेबलस्पून ऑफ शुगर को डिज़ोल्व करना है, तो वो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि ये डिज़ोल्यूशन होना स्टॉप हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके,
तो ये शुगर क्रिस्टल बनने लग जाएंगे, यानी कि वी कैन से दैट डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ dissolution is equals to rate of crystallization. Rate of crystallization. ओके. और जब हम शुगर ऐड कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में, तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि concentration of solution increases and the dissolution stop when rate of dissolution equals to rate of crystallization. Okay, now अब बात आती है कि ये जो सॉल्यूशन जब हमारा ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हम लोग बेसिकली फाइंड करते हैं कंसंट्रेशन. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन हम फाइंड करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं वी हैव टू फाइंड द सॉल्युबिलिटी. और यहाँ पे जो डेफिनेशन हो जाएगी सॉल्युबिलिटी की वो इजी है. सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है solubility denoted by S, कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं. सो solubility इज द रेशियो ऑफ, ये हो जाएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन ग्राम, सॉलिड सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन, नो सॉल्वेंट. यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट लेंगे वो 100 ग्राम लेंगे और 100 ग्राम में कितना मैक्सिमम सॉलिड सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. दिस इज अ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी डिफाइंस द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. बच्चों नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. तो मेनली देयर आर 3 फैक्टर्स. फर्स्ट इज कॉल्ड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो यहाँ पे पहला फैक्टर है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर हमारा सेम होना चाहिए. जैसे कि हम लोगों ने NaCl प्लस वाटर लिया था, तो NaCl प्लस सॉल्वेंट हियर इज़ वाटर. तो ये दोनों मिक्स क्यों हो जाते हैं NaCl और वाटर में? NaCl वाटर में क्यों मिक्स हो जाता है? क्योंकि इन दोनों का नेचर सेम है. यानी कि NaCl इज़ पोलर, ऑल्सो वाटर इज़ पोलर. पोलर प्लस पोलर. तो यहाँ पे एक रूल लगेगा, लॉ लगेगा, इसको बोलेंगे लाइक डिज़ोल्व लाइक. तो ये रूल है कि जो जैसा है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा. लाइक डिज़ोल्व लाइक, NaCl प्लस वाटर. इसी तरीके से जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगे. जैसे कि बेंजीन किस में होगा? नॉन पोलर में, ईथर में. तो इस तरीके से हमारे ये एग्जाम्पल हो गए. यानी कि द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिफाइंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज वी टेक अ सॉल्यूट NaCl. अब हमको पता है NaCl एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है. क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का मतलब है इसका एक स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. और जब भी कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनता है, यहाँ पे हम NaCl ले रहे हैं, तो Na और Cl जब भी बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे से के साथ, तो हमेशा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी. एनर्जी रिलीज होती है.
ठीक है। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा है, लैटिस बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लैटिस एंथैल्पी की। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी का मतलब है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन फॉर्मिंग द बॉन्ड बिटवीन Na+ एंड Cl-। या हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ मेजर ऑफ कोहेसिव फोर्स विच बाइंड्स द Na+ एंड Cl-। तो यानी कि लैटिस एंथैल्पी। अब हमको क्या करना है, डिज़ोल्व करना है NaCl को वाटर में। NaCl को वाटर में डिज़ोल्व कब कर सकते हैं, जब ये दोनों आपस में ब्रेक हो जाएं, यानी कि लैटिस एंथैल्पी हमारी कम हो जाए। किससे कम हो जाए, वो किससे कम हो जाए, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। ओके, तो ये हम याद रखेंगे। द डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द लैटिस एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज लेस देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ऑल्सो एनर्जी रिलीज्ड। ओके, ये भी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। कब, व्हेन वी टेक 1 मोल ऑफ ions NaCl, 1 moles of NaCl get hydrated। यानी कि जब NaCl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ions get attached with water, then only energy is released. That energy is called hydration energy. और when hydration energy is greater than lattice enthalpy, yeah, then dissolution takes place. So this is a point, means nature of solute and solvent, and it depends upon the dissolution depends upon the lattice enthalpy and hydration enthalpy. The hydration enthalpy must be greater than lattice enthalpy, यानी कि जो बॉन्ड है वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसी तरीके से सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड इन लिक्विड है। अब सॉलिड इन लिक्विड बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं, एग्जांपल हो सकते हैं। अब इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं मेनली हमारे दोनों टाइप के हो जाएंगे। तो यानी कि हमारा जो सेकंड फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। ओके, तो यानी कि इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो हम लोग दोनों देख लेते हैं। एक वन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमारा लेस देन 0 होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी। और एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे we take exothermic endothermic reaction because these two reaction may be in solid liquid solution. अब यहाँ पे any solution have solute plus solvent। अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक शो करना है। एक्सोथर्मिक का मतलब है एनर्जी रिलीज, रिलीज का मतलब है हीट को हम लोग दिखाएंगे प्रोडक्ट की तरफ। इसी तरीके से एंडोथर्मिक में हीट इज एब्जॉर्ब, तो यहाँ पे दिखाएंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और यहाँ पे हीट दिखाएंगे एट द रिएक्टेंट, एंड देन वी गेट अ सॉल्यूशन। नाउ वी टॉक अबाउट टेम्परेचर, अ फैक्टर दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे, जब हमारा जो सॉल्यूशन है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, और इस केस में जो रिएक्शन हो सकता है एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे, सपोज टेम्परेचर इंक्रीजेज हीट एनर्जी इंक्रीजेज, तो यानी कि यहाँ पे हीट इंक्रीज होगी, ऐड होने स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम लोग फर्स्ट एक्सोथर्मिक की बात कर रहे हैं, तो हीट यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे होगा इक्विलिब्रियम का डिस्टर्बेंस, और ये काउंटर इसको इफेक्ट करेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये किसकी अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल।
ली चैटलियस प्रिंसिपल हमेशा इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में ही फॉलो करता है। तो ली चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा इसको काउंटर पार्ट करने के लिए, और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होना, मींस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। यानी वी कैन से दैट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज टेम्परेचर इंक्रीजेज solubility decreases. Now we come on endothermic reaction. एंडोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे हीट रिएक्टेंट की तरफ इंक्रीज होगा और हमारा जो रिएक्शन है वो अब काउंटर पार्ट यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है the concentration of the solution increases, it means that solubility increases. तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, in exothermic reaction solubility decreases as temperature increases, और in endothermic reaction solubility increases as temperature increases. Okay, this is simple one. अब जो थर्ड फैक्टर है वो हो सकता है प्रेशर हो। चलिए देखते हैं प्रेशर। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की, और हमको मालूम है सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली क्या इनकम्प्रेसिबल, बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल है। ओके, यानी कि प्रेशर पे कुछ भी डिपेंडेंस नहीं है, मीन्स देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड लिक्विड solution because solid and liquid are highly incompressible. Okay, so these are the three factors which affect the solubility in solid liquid solution.